नमस्कार सभी को। अ, आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर एससीईआरटी यूपी ऑनलाइन क्लासेस में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत विषय भूगोल में जनगणना का जो टॉपिक है उस पे हम लोग आज बातचीत करेंगे। मैं शुभ्रांशु कुमार उपाध्याय यहाँ पे सलाहकार हूँ एससीईआरटी में। तो जनगणना का की पूरी डिटेल जो है वो हम लोग क्यों महत्वपूर्ण है, जनगणना होती क्या है, इसका क्या ये इसकी क्या उपयोगिताएं हैं, इस सब पे हम लोग डिटेल में दो सेशन में इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो जैसा कि सर्वप्रथम जनगणना का जो प्रचलन है वो संसार के किस क्षेत्र या देश में हुआ, इसका ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अलग अलग साहित्यों में अलग अलग कालखंड में इसके कुछ छोटे छोटे प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कहाँ पे इसको व्यापक रूप से इसका कैसे प्रचलन था, इसके इसका जो है प्रमाण उस रूप में उपलब्ध नहीं है। लेकिन इसका प्रचलन अति प्राचीन काल में विभिन्न भागों में होता रहा है। जैसे हम भारत की बात करें तो पूर्व वैदिक काल में भारत में जो लोग हैं, भारत के लोग अपनी अपनी जाति में, क्लान में बटे थे। तो कोई कुरु वंश था, यदु वंश था, रघुवंश था, इस तरह के। तो अलग अलग उस वंश में कितने लोग थे, उसमें कितनी जातियां थी, कितनी जातियां थी, या इस तरह के बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में, महाकाव्यों में हमको मिलता है। तो इस तरह से हम एक धारणा बना सकते हैं या इस तरह से बात कर सकते हैं कि पूर्व काल में भी इस तरह की जनगणना का कार्यक्रम या जो संकलन जो है डेटा का संकलन, मानव के रूप में मानव का जो संकलन है वो डेटा कितनी संख्या है, इस तरह के बहुत सारे प्रमाण हमें मिले हैं। जैसे महाभारत में कौरव पांडव की जो सेनाएं थी, जैसे 18 छोड़ी सेना कहा जाता है, कि इस पूरे महायुद्ध में जो युद्ध था महाभारत का, उसमें 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया था। तो उसमें 11 अक्षौणी कौरव की सेना थी, 7 अक्षौणी पांडवों की सेना। इस तरह के प्रमाण जो है हमको विभिन्न काव्यों में, महाकाव्यों में, उपनिषदों में, वेदों में इस तरह के प्रमाण मिले हैं कि पूर्व वैदिक काल में या पूर्व में हमारे पास इस तरह की गणना शक्ति या आकलन का एक ऐसी विधा थी या इस तरह के ऐसे प्रयोजन होते रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से उस समय जो पूर्व में जो है कि सैनिकों की संख्या, हाथी दल की सेना में कितने सैनिक थे, पैदल वाले कितने थे, इस तरह के एक एक डेटाबेस जो है उस राज्य की सेना की, और उससे जो हमें ये उस राज्य की कितनी सैन्य शक्ति है, वो कितना शक्तिशाली राज्य है, कितना शक्तिशाली देश है, इस तरह के अनुमान हम उस सैन्य बल की संख्या से लगाया जाता है, वो राजा कितना बड़ा बलवान है। तो इसको अगर हम आधुनिक समय में सेंसस की बात लें तो इसका सबसे पहला प्रमाण हमें रोम में से मिलता है। और ये रोमन वर्ड जो है इस सेंसर से सेंसस बना है। तो ये एक जो टर्मिनोलॉजी आई है जो आधुनिक भारत में, वो आधुनिक संसार के में, आधुनिक जगत में जब इस तरह की बातें आने लगी तो सबसे पहला इसका प्रमाण हमें रोम में मिला। और रोमन साम्राज्य में इसका प्रमाण जो है कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है। उन्होंने एक सर्वे किया जिसमें हर तरह के आंकड़ों को इकट्ठा किया, पशु पक्षी जीव जंतु, इस तरह के व्यापक एक सर्वे होकर के कैडेस्ट्रल सर्वे का नाम था, जिसको हम, तो ये रोम में हुआ। और इसको अगर हम और भी देखें तो इसको डिटेल में जो चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में भी इस बात का बहुत उल्लेख किया है कि जो आर्थिक गतिविधियों के आकलन में जो जनगणना का महत्व है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कोई भी शासक या शासन जो है, अगर हमारे पास उचित आंकड़े नहीं है, किस तो हम किस मद में किस संसाधन का उपयोग करें, इसका हमें अगर पुख्ता प्रमाण नहीं है तो वो सुचारू व्यवस्था जो है शासन की वो नहीं संभव हो पाएगी। अगर हमें ये नहीं पता है कि हमारे राज्य में कितने लोग गरीब हैं, किनको भोजन की उपलब्धता नहीं है, अगर इस तरह के आंकड़े हमारे पास हैं तो हम अपनी योजनाओं को उस दिशा में कारगर तरीके से बना सकते हैं और उसका नियोजन करके हम उसका क्रियान्वयन कर करके एक सफल
राज्य के रूप में शासन कर सकते हैं। तो अगर हम जनगणना के इतिहास की बात करें तो इसका प्रमाण जो है अबू फजल की जो आईने अकबरी थी, उन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें 1595 से 96 के बीच में उसमें भी उन्होंने जनगणना का उल्लेख किया है। यानी कि मुगल काल में इस बात का भी उल्लेख है कि वहाँ पे लोगों ने अपने अपने सीमित व्यापक रूप से नहीं, आगे हम बताएंगे कि जो सेंसस का क्या महत्व है और क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यापक रूप से जनगणना जो है आधुनिक समय में विभिन्न देशों में जो शुरुआत हुई उसके बारे में हम आपसे और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अगर हम मॉडर्न तरीके से बात करें कि आधुनिक तरीके से सर्वप्रथम जनगणना जो है 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था। और जो ये जो सेंसस होता है, आप सब इस बात से परिचित हैं कि हर 10 वर्ष के अंतराल पे हमारा सेंसस होता है। तो दशकीय जनगणना का सर्वप्रथम जो इस देश के अंदर हुआ वो अमेरिका में हुआ 1890 में। तो हर 10 साल के बाद जो सेंसस होता है वो दशकीय जनगणना जो है 1890 में अमेरिका में इसका प्रारंभ किया गया। अगर उस तरह से देखें तो 1801 में इंग्लैंड में जनगणना कराई गई, 1801 में। तो ब्रिटिश भारत में अगर भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम था, अंग्रेजों के गुलामी में, गुलामी के काल के समय 1872 में लॉर्ड जो मेयो थे उनके कार्यकाल में पहली बार देशव्यापी जनगणना कराई गई थी। तो जो आधुनिक सेंस में जो जनगणना है, अगर हम इसको भारत के संदर्भ में देखें तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में देशव्यापी जनगणना कराई गई। फिर जो 1881 में लॉर्ड रिपिन के समय में से उस 1881 से हम प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर हम जनगणना का प्रारंभ 1881 में लॉर्ड रिपिन के कार्यकाल में हुआ, जो आज तक ये जारी है। तो अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया के अंदर 1890 में जो सेंसस 10 वर्ष के इंटरवल पे होने का प्रारंभ हुआ अमेरिका में। भारत में हुआ 1881 में लॉर्ड रिपिन के समय। प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष के अंतराल पर क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। और 1872 से 2011 तक अभी तक जो है हमने 15 जनगणना यहाँ हो चुकी है। तो स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना थी जो 2011 की जनगणना थी। अभी हम 2021 में जनगणना के जो प्रारंभिक प्रिपरेटरी फेज है उस पे सरकार काम कर रही है। 2021 में जनगणना होनी है। तो वो इस तरह से 2021 की जो जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं इसको सेंसस से रिलेटेड इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि किसके काल में भारत में सर्वप्रथम उस समय कौन जनरल था, 10 वर्ष के अंतराल पर कब से जनगणना स्टार्ट हुई, और ये जो जनगणना का क्रम है वो कौन सा क्रम है, आजादी के बाद ये कौन सी जनगणना है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको जानने होंगे। तो उसी वर्ष 1881 में ही भारत में पहली बार जो है जनगणना के लिए अलग विभाग जो है बनाया गया था। तो एक अलग डिपार्टमेंट की संरचना की, क्योंकि एक बहुत बड़े बृहद देश में हिंदुस्तान उस समय आप देखें तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का हमारा हिंदुस्तान, ये तीनों देश उस समय हिंदुस्तान कहे जाते थे। और पूरे उस देश की जनगणना करनी थी, तो ये एक बहुत बड़ा बृहद टास्क होता है, इसमें कई साल लगते हैं, सालों लगते हैं तैयारी करने में। तो इसके लिए अलग से विभाग की संरचना जो है 1881 में की गई और इसकी जिम्मेदारी जो है सेंसस कमिश्नर को सौंपी गई। और भारत में यह पद 1941 तक रहा, जिसको हम सेंसस कमिश्नर कहते हैं। बाद में 1949 में इस पद का नाम बदल करके रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर कर दिया गया। तो वही व्यक्ति जब जिस समय जनगणना होती रहती है उस समय वो सेंसस कमिश्नर का भी चार्ज उसके मतलब डिफैक्टो वो कहा जाता है। तो एक ही व्यक्ति दोनों पद पे रहता है। तो मई 1949 में भारत सरकार ने इस विभाग को केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कर दिया। तब से यह विभाग प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाता है। यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। एक बड़ा विभाग है जो देश के अंदर हर 10 साल पे जनगणना करवाता है।
अब जनगणना का अलग अलग देशों में अलग अलग सुविधा के अनुसार, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अ, हमने ये जो मेथड्स हैं जनगणना के, तो उसका स्वरूप है वो अलग अलग है। जैसे हम बात करें कि विभिन्न देशों में उद्देश्य, हमारा क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से हम जनगणना गणना करा रहे हैं, उसके आधार पे हम मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं। तो विभिन्न प्रणालियां उपयोग में लाई जाती हैं। उसमें एक प्रणाली है यथार्थ, जिसको डी फैक्टो मेथड्स कहते हैं। दूसरी जो है डी जीरो, अयथार्थ। तो यथार्थ प्रणाली के अनुसार जो क्या होता है कि जो निर्धारित जनगणना के समय, ड्यूरिंग सेंसस पीरियड, व्यक्ति को उसके तात्कालिक आवास या ठहराव के स्थान पर ही गिना जाता है, यद्यपि वस्तुतः उसका स्थायी या लगभग स्थायी आवास दूसरे क्षेत्र में स्थित होता है। तो जो डिफैक्टो मेथड्स है, जो व्यक्ति जहां है उसको वहीं पे गिन लिया जाएगा। और दूसरा जो मेथड है वो अयथार्थ प्रणाली में है, जिसमें व्यक्ति को जनगणना कालिक ठहराव पर नहीं, प्रत्युत उसके स्थायी या मुख्य निवास स्थानों की गिनती में सम्मिलित किया जाता है। जो डी जीरो मेथड्स है, उसका जो मूल स्थान है वहां पे उसकी गिनती होती है। हाउस होल्ड सर हाउस होल्ड सेंसस, हर हाउस होल्ड की मैपिंग लिस्टिंग होती है जो प्रिपरेटरी फेज में, आप सब जानते हैं, इसमें बहुत सारे अध्यापकों की गिनती की ड्यूटी लगाई जाती है। और जो भारतीय जनगणना है वो दूसरी प्रणाली के अनुसार संपन्न होती है, जिसको डी जीरो मेथड्स कहते हैं। तो जनगणना एक निश्चित समय पर किसी देश की जनसंख्या, किसी देश की जनसंख्या, लिंग, घनत्व, साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म, आयु आदि से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण, संकलन और प्रकाशन की सांख्यिकी प्रक्रिया। अगर हम बात करें तो जनगणना में हमको बहुत सारी जानकारियां ली जाती हैं, और उन जानकारियों का एनालिसिस करके उनकी उनका एक टेबुलेशन किया जाता है। और आप कल्पना करिए कि पूरे इतने बृहद देश में हर आप व्यक्ति की जनगणना, उसका पूरा रिकॉर्ड, वो व्यक्ति की पूरे हिंदुस्तान की कितनी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में मेल और फीमेल कितने हैं, जनघनत्व कितना है, लिटरेसी कितनी है, यहाँ पे कितने लोग किस व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उनकी जाति क्या है, धर्म क्या है, किस आयु वर्ग के हैं, इतना बृहद आंकड़ों का जो संग्रहण किया जाता है। और इस आंकड़ों के संग्रहण के बाद हमें एनालिसिस करके उसको जो पॉलिसी एंड प्रोग्राम के लिए इन आंकड़ों का उपयोग हमारे विभिन्न मंत्रालयों के डिपार्टमेंट्स हैं, सरकार के, राज्य सरकार के विभाग, जितने बहुत सारे मंत्रालयों के विभाग हैं, उससे संबंधित जुड़े हुए आंकड़ों को लेते हैं, उन पर अध्ययन करते हैं। फिर उसके आधार पर हम विभिन्न योजनाओं, कार्य योजनाओं का को बनाते हैं, और उनके क्रियान्वयन के लिए बहुत सारे मेथोडोलॉजी, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमको ये बात पता होना चाहिए, जो जनगणना का जो बहुत बड़ा व्यापक महत्व है हमारे पॉलिसी में, प्रोग्राम में, और उनके और इन सब चीजों का अगर क्यूमुलेटिव देखें तो ओवरऑल जो देश का डेवलपमेंट है, अगर हम सही दिशा में जाना चाहते हैं तो हमारे पास इस तरह की सूचनाएं होनी चाहिए कि हमारा हम किस हमारे देश के अंदर कितने लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं। उस व्यवसाय को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो उसमें हमें क्या क्या इंसेंटिव देने चाहिए, हमें कौन सी तकनीक लानी चाहिए, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में हमें अगर जानकारी होगी, और ये जानकारी हमें इस तरह के सर्वेज के द्वारा, जो सेंसस होता है जिसमें, जिसको हम कंप्लीट इन्यूमरेशन कहते हैं, पूर्ण रूप से कोई भी व्यक्ति छूटता नहीं है, उसकी जनगणना करते, उसकी गणना करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब एक बड़े व्यापक पैमाने की एक्सरसाइज है इतने बड़े देश में। और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत इस किया जाता है। इसमें बहुत सारे समय समय पर बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी का भी उपयोग की करके वो इस पूरे सर्वे को कैसे और हम साइंटिफिक और एडवांस करें, कैसे इसको बहुत इजी बनाए, इस तरह के बहुत सारे प्रयास समय समय पर हमारा जो सेंसस का जो डिपार्टमेंट है वो करते रहता है। तो विकास की योजनाएं और उनका संचालन सुनिश्चित करने के लिए, जैसा कि हमें पता है कि जनगणना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है।
अब हमें यह जानना आवश्यक है कि किस देश में कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, प्रति वर्ष कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और वो कैसे होती है, क्या वो नगरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़ और लिख सकते हैं, क्या वे काम करते हैं। ये वे तथ्य हैं जिनके बारे में हम हमें अध्ययन करना होता है। जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो इन सब आंकड़ों को लेकर के अध्ययन करते हैं। उसमें जो गैप्स होते हैं उसको फाइंड आउट करते हैं। उन 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 आंकड़ों के अध्ययन के बाद हमें कौन सी पॉलिसी लानी चाहिए। अगर हमें ये पता हो कि हमारे देश में इतने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो उन गरीबों को हमें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए, गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार को कौन से ऐसे पॉलिसी लाने चाहिए, कौन से ऐसे प्रोग्राम लाने चाहिए। अगर सरकार के पास इस तरह के कोई आंकड़े नहीं होंगे तो हम उचित दिशा में उचित कदम नहीं उठा सकते। इसलिए इन आंकड़ों का, इन जनगणना का, इस जनगणना का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अब एक एक कंपोनेंट के बारे में हम डिटेल में आपसे बात करेंगे। उस कंपोनेंट को जानने के पीछे, उसको जानने के लिए जो हमारी जो डेमोग्राफी है उसका कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। जैसे आप सब जानते होंगे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बहुत कई बार विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की कि भारत जो है युवा युवा का देश है। तो अगर हमको ये इस बात की जानकारी ही नहीं होगी किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन हमारी कितनी है, जो कार्यशील पॉपुलेशन कितनी है, कितने हमारे नवजात बच्चे हैं, कितने हमारे बुजुर्ग हैं, कितनी हमारी पॉपुलेशन, एजिंग पॉपुलेशन कितनी है, उनके लिए हम कौन सी योजना, उनके भरण पोषण के लिए, उनके कल्याण के लिए हम कौन सी योजना लाएंगे। इस तरह के हम बहुत सारे आंकड़ों का इतना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। और उन आंकड़ों की जानकारी रखना, उन आंकड़ों पर हमको अध्ययन करना, ये बहुत ही बृहद काम है। और अलग अलग विभाग के लोग, अलग अलग संस्थान, अलग अलग यूनिवर्सिटीज अपने अपने स्तर पर इन आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। और हर एक कंपोनेंट्स का अपना एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। तो जैसे अभी हम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे हैं। तो जनसंख्या घनत्व क्या है कि भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों का पोषण की सीमित क्षमता होती है। अतः लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को समझना बहुत ही आवश्यक है। यही अनुपात जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो अब एक एक एलिमेंट्स का इतना इंपॉर्टेंस है। अगर हमें ये पता हो कि ये यहाँ पे हमारी डेंसिटी ज्यादा है, तो उसके लिए हम कौन सी प्लानिंग कर सकते हैं। सड़क की प्लानिंग करनी है, हाउसिंग की प्लानिंग करनी है, सीवेज की प्लानिंग करनी है, ट्रैफिक की प्लानिंग करनी है। तो इतनी सघन आबादी है, उसको कैसे हमको मैनेज करना है, कैसे चैनलाइज करना है, अगर इस पे हमें काम करना है तो अगर हमें इस आंकड़े का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। अगर इतनी घनी आबादी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रह रही है तो उसके लिए हमें कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करना है, कैसे संसाधनों को हमें डाइवर्ट करना है, किस संसाधन पे हमें ज्यादा फोकस करना है। इस तरह की बहुत सारी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए हमें डेंसिटी के बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। अब जनसंख्या घनत्व निकालने का जो एक फार्मूला है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की, या उस, अगर हम देश की बात करें उस पर्टिकुलर क्षेत्र, तो वहाँ कुल जनसंख्या कितनी है और कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसके अनुपात को ही हम डेंसिटी के रूप में निकालते हैं। और इसको सामान्यतः हम प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में मापते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अगर भारत के संदर्भ में आप देखिए, तो ये पूरे भारत की जनसंख्या का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, डेंसिटी के संदर्भ में हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, आप देखेंगे कि इस मैप में लिखा, आप अगर इस मैप के ब्लू वाले पार्ट्स पे देखें, इस कलर पे आप ध्यान रखें, तो ये 9 राज्य जो हैं, जिनकी अब पूरी आबादी जो है 30.3 करोड़ है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और दो ऐसे राज्य, मतलब इसमें अपनी राजधानी भी इंक्लूड है, और यूपी और बिहार, आप देख रहे होंगे कि दो राज्य मिलके 30.4 करोड़ पॉपुलेशन यहाँ पे रहती है। इसका मतलब कि इतने क्षेत्रफल में हमारी जो आबादी है वो 30 करोड़ है। यानी कि यहाँ पे जो अगर देखें तो डेंसिटी बहुत हाई है, डेंसली पॉपुलेशन।
अगर यहाँ और ये इसमें आप देखें, एमंग द स्टेट बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, केरला एंड हरियाणा आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। बिहार ऑल्सो सॉ द थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ बिटवीन 2001 से 2011 के बीच। ये फैक्ट्स है। तो इसी तरह से आप देखेंगे कि जो लेस पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं। 13 राज्य हैं। 13 राज्यों की कुल मिला के जो जनसंख्या है वो 29.8 करोड़ है, और ऐसे 6 राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 30.6 करोड़ है। मोस्टली जो साउदर्न स्टेट हैं, आप यहाँ देखें, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एज कंपेयर टू नॉर्दर्न स्टेट आप देखेंगे कि इनकी जनसंख्या जो है थोड़ी सी विरल है। और इसी तरह से आप देखें विश्व के परिदृश्य में, आप विश्व का मानचित्र यहाँ देखें, तो यहाँ भी जनसंख्या के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक विश्व का मानचित्र दिखाया गया है। इसमें भारत काफी सघन है, भारत है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना भी है। तो इन इन जो डार्क में दिखाए गए हैं, तो अगर इनको फॉर इट्स साइज, इंडिया अमंग द डेंस रीजन, पॉपुलेशन इन मिलियन की बात करें, तो इंडिया की जो हमारी एरिया है 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और 1200 मिलियन पॉपुलेशन यहाँ है। जो अमेरिका है वहाँ पे 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर उसका जो क्षेत्रफल है। आबादी देखिए यहाँ पे 320 मिलियन है। चाइना की जो एरिया है 96 है, भारत से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स मोर बिगर है, और वहाँ पे आबादी जो है 1400 मिलियन है। विश्व का सबसे बड़ा पॉपुलस कंट्री चाइना है, लेकिन एरिया उसकी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे घनत्व जो है, जन घनत्व कम है। कनाडा देखिए, कनाडा की जो पूरा एरिया है वो 100 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 37 मिलियन है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया 77 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में 24 मिलियन पॉपुलेशन है। तो ये जो रीजन है, अगर आप उस संदर्भ में आप देखें, तो जो भारत की जो जनसंख्या है उस हिसाब से जनघनत्व जो है वो बहुत ज्यादा है। तो पूरे वैश्विक रूप से जनघनत्व जो है, किस क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, वहाँ रहने के पीछे क्या कारण है, जो जनघनत्व का वितरण है, इसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे कि क्यों कोई स्पेसिफिक एरिया में ज्यादा लोग रह रहे हैं। तो इनके जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं, उनमें हम इसको 3 भागों में बांट करके समझने की कोशिश करेंगे। एक जो भौगोलिक कारण है, भौगोलिक कारण की वजह से जनसंख्या का जो वितरण है वो कहीं समान है, कहीं असामान्य है। तो उसमें जनसंख्या के वितरण में भौगोलिक कारण भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दूसरा जो है आर्थिक कारक है, इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कोई अगर आर्थिक क्षेत्र का विकास होता है, एग्लोमरेशन होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का माइग्रेशन होता है, वहाँ लोग जाते हैं, बसाव होता है, और वहाँ पे जनघनत्व बढ़ जाता है। तो वो आर्थिक गतिविधियों की वजह से, जैसे अगर भारत की बात करें तो मुंबई जो है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, वहाँ पे हर आर्थिक बहुत सारे क्रियाकलाप वहाँ हो रहे हैं, तो लोगों का माइग्रेशन वहाँ होता है, और माइग्रेशन से वहाँ पे लोग जाते हैं। भौगोलिक कारण क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ये 3 प्रमुख कारण है। इनके बारे में हम डिटेल में आपसे एक एक कारणों पर बात करेंगे। तो अगर हम बात करें भौगोलिक कारण की, तो ऐसे भौगोलिक कारण होते हैं जिनकी उपलब्धता से लोगों का बसाव होता है। जैसे आप सब जानते हैं कि जल ही जीवन है। अगर जल के बिना जीवन संभव नहीं है, तो अगर जल की प्रचुर उपलब्धता होगी, तो जल का उपयोग हम औद्योगिक कार्यक्रम के लिए भी कर सकते हैं। औद्योगिकरण में भी जल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। कृषि क्षेत्र के लिए जल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। लोगों के रहने खाने पीने के लिए भी जल की बहुत महत्व उसमें महत्वपूर्ण रोल है। तो जल जो है एक ऐसा फैक्टर है जो भौगोलिक फैक्टर के अंतर्गत आता है, जिसकी उपलब्धता और अनुपलब्धता इस बात का निर्धारण करेगी कि कौन से एरिया में अगर इसकी उपलब्धता प्रचुर है तो वहाँ पे लोगों का बसाव होगा। अगर वो
है, कोई रेगिस्तान में जाके नहीं बसना चाहेगा, कोई ऐसी जगह पे नहीं बसेगा जहाँ पे जल की उपलब्धता नहीं है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। अतः उन लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योगों, नौ संचालन में, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जल का बड़ा जो वाटरवेज है वो। तो यही कारण है कि जो नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ, जब अगर हम आप देखें कि मानव की सभ्यता के विकास के क्रम में नदी घाटी सभ्यता का जो रोल है, उन नदी घाटी सभ्यताओं में जल के वजह से उनमें लोगों का बसना स्टार्ट हुआ। चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे हड़प्पा की सभ्यता हो, भारत की जो भी सभ्यताएं हैं या जो भी नदी घाटी सभ्यताएं हैं, तो इसमें नदी जो शब्द है उससे आप इस चीज को कोरिलेट करें तो नदी से तात्पर्य हमारा है कि वहां पे जल की उपलब्धता है। तो नदी के जल की उपलब्धता है तो वो हो सकता है कि वहाँ ट्रांसपोर्टेशन इजी हो। नदी जो है हर साल जो मिट्टी लाती है, उसके जो क्षेत्र होते हैं वहां पे उपजाऊ मिट्टी ला रही है। इस पे हम आगे बात करेंगे। तो वहां पे कृषि प्रधान होगा, फसलों के लिए हमें पानी मिलेगा, कुछ उद्योग धंधे होंगे उनके लिए जल की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें वाटर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है लोगों के बसाव की। दूसरी जो भौगोलिक कारक के रूप के अंतर्गत है वो भू आकृति। आप इस बात को देखें कि अगर और इन नदी घाटी सभ्यताओं के जो विकास हुआ उसमें अगर आप देखें कि प्लेन, प्लेटू, माउंटेन, ये जो तीन भू आकृतियां हैं, और डेजर्ट की बात करें तो जो भू आकृति जहाँ समतल होगा वहां पे लोग ज्यादा मात्रा में रहेंगे। वहां पे हमको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे हमें कंस्ट्रक्शन में आसानी होगी। वनस्पति की अगर पहाड़ है, पहाड़ पे आपको पुल बनाना हो, सड़क बनानी हो, रेलवे ले जाना हो, कितना दुरूह है। तो इसलिए जो हमारी जो आकृति है, पृथ्वी की भू आकृतियां हैं, ये भी बहुत एक एक महत्वपूर्ण कारक है। और ये सुगमता और असुगम जो है इसको करती हैं। कोई भी, जैसे गंगा का मैदान है विश्व का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्रों में से एक है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। भारत के मैप में भी आप देख रहे होंगे जो भी पर्वतीय क्षेत्र है, अगर आप यहाँ पे इस मैप में स्पष्ट रूप से देखें तो जो भी इस तरह के पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे जनसंख्या कम है वनस्पति की मैदानी भागों। तो और तीसरा जो भू भौगोलिक कारण में है जलवायु। अति उष्ण और ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। तो इन पहाड़ों के, एक तो पहाड़ों की आकृति के साथ साथ वहां पे देखें तो वहां पे टेम्परेचर बहुत कम है। तो जहाँ पे टेम्परेचर अनुकूल नहीं है वहां पे लोग जाके बसना उनके लिए दुरूह होगा, वहां पे मानव का बसाव नहीं होगा। जो सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र हैं वहां पे आप देखें कि बहुत ज्यादा सघन आबादी पाई जाती है। भूमध्य इक्वेटोरियल रीजन का जो भूमध्य जो मेडिटेरियन रीजन है, अगर आप देखें मैप में आप देखें तो भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है वहां पे वर्ष पर्यंत बहुत ही सुखद जलवायु होती है और वहां पे लोग का बसाव और जनघनत्व बहुत ज्यादा है। इसी तरह से तीसरा चौथा जो महत्वपूर्ण है वो मृदा है। मिट्टी, अगर मिट्टी उपजाऊ है तो समतल मैदान है, जलवायु अनुकूल है, तो वो एग्रीकल्चर के लिए मुफीद जगह होगी। वहाँ लोगों का रहना, वहाँ लोगों के बसाव, वहाँ पे जो कृषि क्षेत्र कृषि है वहाँ पे कृषि का डेवलपमेंट होगा और वहाँ पे लोग रहेंगे। तो अगर आप देखें कि मानव सभ्यता के विकास का जो क्रम है, एग्रेरियन सोसाइटी से, जब इनिशियली एग्रेरियन सोसाइटी थी, फिर बाद आज हम देखें कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जो और एक रोस्टोव का मॉडल भी है डेवलपमेंट ऑफ स्टेज, उस स्टेज को भी आप समझें। तो इसमें जो इनिशियली इन सारी चीजों के का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल था। आज हम ड्यू टू टेक्नोलॉजी बहुत सारे ऐसे तकनीकी का आज के परिदृश्य में है कि हम बहुत दूर जगह पर भी सड़क, पुल और रेलवे ले जा रहे हैं। वहाँ पे जो भी बैरियर्स थे, फिजिकल बैरियर्स, उस पे हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मुफीद जगह उतने व्यापक लोगों को बसने के लिए नहीं है। स्ट्रेटेजिकली हम ऐसे जगहों का भी विस्तार कर रहे हैं। आप देखें कि हिमालय के पूरे, अगर हिमालय के चाइना का जो बॉर्डर है भारत के साथ, वहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं।
तो वो मुफीद जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे हम इस तरह के बहुत सारे रोड्स, पुल, ब्रिज, रेलवेज को पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर वो अनुकूल माहौल नहीं है कि वहाँ पे लोग जाकर के बसें, और अगर हम इसके बाद और जो दो कारक बच रहे हैं, सांस्कृतिक और आर्थिक, इस पे हम अगले स्लाइड, अगले कक्षा में आपसे बृहद रूप से चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने शुरू में बात की कि इन आंकड़ों का कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है प्लानिंग के लिए, तो और इसी तरह से ये सारे बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो आपके लेवल पे, स्टूडेंट के लेवल पे इनको जानना जरूरी होता है। इन फैक्ट्स एंड फिगर को हमको याद रखना पड़ता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न जो हैं, आप देखे होंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंसस से कम 2 से 4 सवाल होते हैं। और उन मुख्य रूप से इन्हीं सारी बातों को लेकर के बहुत सारे सवाल होते हैं। अगर हम यहाँ पे जो हमारी ये स्लाइड है, इस पूरे स्लाइड में हम उत्तर प्रदेश के फैक्ट्स, डेमोग्राफिक फिगर्स को यहाँ पे हम आपको साथ साझा कर रहे हैं, जो सेंसस 2011 में के प्राप्त आंकड़े हैं। डेंसिटी की बात करें तो 829 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। आप अभी जो देखें, ये यहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर पर 829 लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश की पूरी पॉपुलेशन जो है वो अराउंड 20 करोड़ है, और इसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, उनकी संख्या है। हमारा जो ग्रोथ रेट है, जो डिकेडल ग्रोथ रेट हम कह रहे हैं, कि 2011 में जो जनसंख्या थी और 2001 से 2011 के बीच में जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट है वो 20.23% है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, तो पूरे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन द इंडिया, और बहुत सारे ऐसे देश हैं, उनकी कई देशों की आबादी को मिला के उत्तर प्रदेश की अकेली आबादी है। पूरे यूरोप की आबादी की हम बात करें तो उतनी आबादी जितनी पूरे यूरोप की है, उतने हमारे उत्तर प्रदेश की है। तो और वो सेक्स रेशियो, कितने पुरुष, महिलाओं पे कितने पुरुष हैं, उसका यहाँ पे आंकड़ा है 912 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो 0 से 6 आयु वर्ग में जो बच्चे हैं, बच्चियों की तुलना में बच्चे कितने हैं, वो आंकड़ा यहाँ पे है। और पूरा उत्तर प्रदेश की क्या एरिया है ये बताया गया है। किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन है इस पे यहाँ पे बात की गई है। साक्षरता की दर कितनी है, अगर हम देखें कि टोटल ओवरऑल स्टेट की साक्षरता 69.72% है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर जो है वो 79.24 है, महिलाओं की साक्षरता दर 59.26 है। तो अगर हमें लिटरेसी की को बढ़ाना हो, लोगों में अवेकनिंग करनी है, तो हमें इस आंकड़े से हमें एक प्रथम दृष्टया ये बात पता चलती है कि महिलाओं की लिटरेसी रेट यूपी की कम है पुरुषों की तुलना में। तो हमें इस पे कैसे, इसको और बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पे बहुत सारे कार्यक्रम कैसे हम आगे बढ़ाएं। इसी तरह से किस जाति, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कितनी है, शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा आबादी वाला है, जैसे इलाहाबाद है, जो प्रयागराज है, वो मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट है। लीस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट महोबा है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो जौनपुर में है, जो 1024 महिलाओं पे महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। आजमगढ़, देवरिया। अब यहाँ पे ये इस पे और डिटेल में इसकी एनालिसिस करनी होगी कि जौनपुर में ऐसा क्यों है, ये आजमगढ़ में क्यों है, देवरिया में क्यों है। तो इसमें माइग्रेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मेल माइग्रेशन, सेलेक्टिव माइग्रेशन जैसे होते हैं ना, कि मेल माइग्रेशन ड्यू टू काम काम के लिए लोग अपने जिले से दूसरे राज्यों में जा करके, तो जब जनगणना जब हुई वहां पे, तो इस तरह के आंकड़े आए। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि वहाँ पे माइग्रेशन क्या है। मोस्ट डेंस डिस्ट्रिक्ट जो है गाजियाबाद है, जो 3971 लोग जो है एक किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर पे करीब करीब 4000 लोग रहते हैं। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 829 लोग हैं, और गाजियाबाद में यही आंकड़ा जो है 3971 हो रहा है। तो ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके बाद अगली कक्षा में मैं इस पे जो आर्थिक कारण क्या है, सामाजिक कारण क्या है, और भी कुछ आंकड़े होंगे, उन पे हम आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और सेंसस जो पॉपुलेशन के और भी कंपोनेंट्स हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट्स क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, लिटरेसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इन सब जो टेक्निकल टर्म्स हैं
और इस तरह से सेंसस के अंतर्गत आने वाले जो बिंदु हैं, उस पर हम विशेष रूप से मुख्य रूप से इस पे आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।